Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to English class, unit number 10. Dear students of 10th class, unit number 10, page number 121. You are to learn exercise plus glossary today. सबसे पहले ग्लॉसरी देखिए. एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात, एम्बिशंस भी कह सकते हैं, डिज़ायर्स भी कह सकते हैं इंग्लिश मीनिंग्स के लिए. बीमिंग, बीमिंग का मतलब ग्लोइंग विद जॉय भी कह सकते हैं. स्माइलिंग इन वेरी ऑब्वियस वे, यानी बहुत वाज़ेह अंदाज से मुस्कुराने को बीमिंग कहा जाता है. ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब है मारिफ या इंसाइक्लोपीडिया की तर्ज पर ऐसा डाटा. बायोग्राफिकल वेब ब्लॉग यानी सवाने हयात पर मबनी एक मरबूत नॉलेज जो होता है, किसी शख्सियत के बारे में हो सकता है या किसी ख़ास चीज़ के बारे में हो सकता है. द पेज यूजुअली कंटेन्स समवन्स पर्सनल ओपिनियंस, कमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस. और ये वो पेज होता है जो आम तौर पर किसी के अपने ज़ाती आरा, तबसरे और तजर्बात पर मबनी होता है. डिकेड, अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल को एक डिकेड कहा जाता है. अशरा, जिसे उर्दू में कहते हैं. डेफी, डिसओबे, ना मानना, इनकार करना, ठुकराना. डिमाइस, जवाल, द टाइम व्हेन समथिंग स्टॉप्स एग्जिस्टिंग, यानी वो वक़्त जब किसी चीज़ का वजूद रुक जाए. डिमाइस, उसे जवाल कहते हैं. कहत भी कह सकते हैं, जवाल ज़्यादा बेहतर है. लोथ, लोथ का मतलब होता है टू डिसलाइक समबॉडी समथिंग इंटेंसली, यानी किसी शख्स या किसी चीज़ को शिद्दत से नापसंद करना. मुराद नफ़रत करना, हेट. निगेट का मतलब नफ़ी करना. प्रूव समथिंग इज़ फॉल्स, साबित करना कि कोई चीज़ गलत है. निगेट, नफ़ी करना. प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है बरकरार रहना, छा जाना, मंडलाना. बी और बिकम द मोर वाइड स्प्रेड और मोर यूजुअल, यानी ज़्यादा फैला हुआ होना, ज़्यादा मामूल वाला होना. प्रिवेल का माना है. रिविलेशन, इल्हाम कहते हैं. द रिवीलिंग ऑफ समथिंग प्रीवियसली हिडन और सीक्रेट, यानी किसी पहले से छुपी हुई चीज़ को मुनकशफ करना, ज़ाहिर करना, या सीक्रेट यानी किसी राज को फाश करना. इससे ये भी कह सकते हैं क्लोजिंग अ सीक्रेट. नेक्स्ट है वोकैबुलरी पर मबनी. एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन लेसन. इस लेसन में फ्रेजेस इस्तेमाल हुए हैं. बुक्स आर ब्रिजेस, यानी किताबें पुल हैं. तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ लिंकिंग, राब्ता कायम करने की वजह से बुक्स आर ब्रिजेस कहा गया है. हिज फेस बीमिंग, हिज फेस बीमिंग मीन्स ग्लोइंग विद जॉय. सी पार्ट में देखिए. बुक्स मेक अस ट्रैवल एट लार्ज, इट मीन्स टू इंट्रोड्यूस अस अ न्यू वर्ल्ड. डी पार्ट देखिए. कनेक्ट्स वन विद ह्यूमैनिटी, it means to connect human with human being, यानी इंसानियत का इंसानियत के साथ ताल्लुक़ कायम करना. इस मौका पर इस लेसन में कहा गया है कनेक्ट्स, कि किताब कनेक्ट्स वन विद ह्यूमैनिटी. आ बुक कनेक्ट्स वन विद ह्यूमैनिटी, यानी किताब इंसानियत के साथ किसी का राब्ता कायम करती है, ताल्लुक़ जोड़ती है. ई पार्ट में देखिए. नरिशमेंट फॉर द माइंड, इसका मतलब है टू फ्रेशन अप द माइंड विद नॉलेज,
यानी नॉलेज इंफॉर्मेशन के ज़रिए से जहन को ताज़ा रखना, अपडेट करना, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है नरिशमेंट फॉर द माइंड। नेक्स्ट हैं फाइंड 5 idioms इन विच कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। एक मिसाल उन्होंने दी है कि अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन 2 इन द बुश। 9 नकद न 13 उधार कहा जाता है। तो ये मिसाल दी है, इसमें बेटर इस्तेमाल हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के तौर पर। तो उन्होंने पूछा है कि इस जैसे 5 तलाश करें। तो आप किसी भी प्रोवर्ब्स की किताब से देख कर लिख सकते हैं। तो या फिर ये नोट कर लें जो मैं बोल रहा हूँ, अ बैड नेम इज़ वर्स दैन डीड्स। बद अच्छा, बदनाम, बुरा जब इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए इंग्लिश में लिखा जाता है, बोला जाता है अ बैड नेम इज़ वर्स दैन डीड्स। दूसरा सेंटेंस लिखिए, ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, यानी अपना अपना, गैर गैर, या अपना अपना, पराया पराया। तीसरा इडियम लिखिए, इडियोमैटिक फ्रेज और सेंटेंस, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, यानी भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। इसमें बेटर इस्तेमाल हुआ है। इन सेंटेंसेस में वर्स, थिकर, बेटर ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दूसरी डिग्री है जिसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, लिखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आपने आम सुना होगा कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो इसमें बेटर कंपैरेटिव डिग्री है। इडियम नंबर 5 लिखिए, बेटर अलोन दैन इन बैड कंपनी। बुरी सोहबत से अकेला ही भला। बेटर अलोन दैन इन बैड कंपनी। तो ये ए पार्ट है, बी पार्ट है इसी एक्सरसाइज का। नेक्स्ट पेज है 122। इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो इनका सल्यूशन आपको असाइनमेंट के साथ ही इंशाल्लाह अटैच्ड मिलेगा, तो वहाँ से इस्तेमाल कीजिए। उससे नेक्स्ट पेज है 123, ग्रामर, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन का तारुफ होना चाहिए कि ये 2 काम करते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो 2 काम करें, एक तो 2 जुमलों को जोड़ने का या 2 लफ्ज़ों को जोड़ने का, दूसरा ये कि उनके प्रोनाउन का भी काम करते हैं, यानी प्रोनाउन का काम भी करते हैं और कंजंक्शन का काम भी करते हैं। तो 2 काम करने वाले प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, जिन्हें आपने उर्दू ग्रामर में इसमें मौसूल के तौर पर पढ़ा है। ए पार्ट में देखिए क्या पूछा गया है, चूज़ द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस। दुरुस्त रिलेटिव प्रोनाउंस का चुनाव कीजिए। नंबर 1, सेंटेंस नंबर 1, वाई आर यू सो सैड। आप इस कदर अफसरदा क्यों हैं, गमज़दा क्यों हैं, रंजीदा क्यों हैं। आगे से जवाब मिलता है, आई हैव लॉस्ट द पेन डैश आई बॉट दिस मॉर्निंग। तो पेन की जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल हो सकता है, विच इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर विच और दैट ही इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन दोनों को जब मवाजनतन देखा जाए तो विच इनसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि दैट तो बेजान चीज़ के लिए भी आ सकता है, जानदार चीज़ के लिए भी आ सकता है। जब इस किस्म का चुनाव हो तो वो लेते हैं जो ख़ास हो। तो पेन चूँकि बेजान चीज़ है, बेजान चीज़ के लिए विच ही आ सकता है, तो इसलिए इसमें विच को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है।
सेंटेंस नंबर 2, हैव यू सीन द मैन। मैन अक्ल वाली चीज़, अक्लमंद यानी बोल चाल समझ बूझ रखने वाली शख्सियत का नाम है, लिहाजा इसके लिए हु का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हु रिलेटिव प्रोनाउन हु इस्तेमाल होता है। हैव यू सीन द मैन, क्या आपने उस आदमी से मुलाकात की है या क्या आपने उस शख्स को, उस आदमी को देखा है। हु बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप जस्ट नाउ, जिसने अभी अभी दुकान से एक किताब ख़रीदी। तो इसके लिए हु का लफ्ज़ आएगा, सी पार्ट। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए द मैन। मैन देखिए फिर भी जी उकूल में शामिल है, यानी जी शऊर होता है, तो इसके लिए भी हु या होम इस्तेमाल होता है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन हु इधर सिर्फ हु दिया, दैट दिया है, व्हाट, विच, लेकिन इनमें जो ज़्यादा बेस्ट है वो हु है, क्योंकि हु ख़ास अकल वाली चीज़ों ही के लिए इस्तेमाल होता है। अकल वाली चीज़ें कौन, शख्सियात कौन कौन सी हैं? इंसान है, अल्लाह है, अल्लाह के फरिश्ते हैं, इसी तरह इंसान, इसके लिए हु लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिलेटिव और नाउन के तौर पर, सी वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 में देखिए फरीद सेड। फरीद ने कहा व्हाट ही नीडेड मोस्ट वाज अ लॉन्ग एंड क्वाइट हॉलीडे। जिस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो एक तवील और ख़ामोश छुट्टी थी। तो इसमें व्हाट को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इधर एक किस्म का सवाल भी ज़हन में आता है, किस चीज़ की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उसको जब एक गैर सवालिया जुमले में लाया जाए तो जिस चीज़ की उसका मतलब बनता है, तो इसको जोड़ने के लिए इसीलिए व्हाट ज़्यादा बेहतर है दूसरे तीनों की निस्बत। नेक्स्ट सेंटेंस है 5, हैव यू गॉट एनीथिंग। थिंग के लिए, थिंग के लिए क्या इस्तेमाल होगा? विच। अगरचे दैट भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन विच ख़ास गैर शऊरी या बेजान चीज़ों ही के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए दैट की निस्बत विच ज़्यादा बेस्ट है। हैव यू गॉट एनीथिंग, क्या आपके पास वो चीज़ आ गई है, क्या आपने वो चीज़ हासिल कर ली है, क्या आपके पास वो चीज़ है। विच दीज वुमेन कुड टेक फॉर देयर चिल्ड्रन, जिसे ये दीज पुअर वुमेन, ये गरीब औरतें अपने बच्चों के लिए ले जा सकें। नेक्स्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, यानी मुरक्कबे तौसीफ़ी एक होता है, एक है कलाम तौसीफ़ी। ये कलाम तौसीफ़ी है क्योंकि कलाम जो है वो जुमले को ज़ाहिर करता है, जबकि मुरक्कब तौसीफ़ी एक फ्रेज़ को ज़ाहिर करता है। और क्लॉज और फ्रेज़ में आपको फ़र्क पता ही होगा, क्योंकि 9th में भी पढ़ा आपने। फ्रेज़ मुरक्कब नाकिस को कहते हैं और ये जुमले का हिस्सा तो होता है, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं होता, यानी अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। जबकि एडजेक्टिव क्लॉज, कोई भी क्लॉज हो, उसमें अपना एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो यही वजह है कि एडजेक्टिव क्लॉज कहा गया है कि इसमें अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब पर मबनी प्रेडिकेट होता है, और प्रेडिकेट कहते हैं उसके सारे कारनामे को। फंक्शन क्या है जी? मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द मेन क्लास, यानी मेन क्लास में जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है या नाउन इस्तेमाल होता है, उसी के माना में वुसअत पैदा करता है, उसी के माना में खूबी, उसका साइज़, उसका नंबर, उसका शुमार या उसकी क्वालिटी या उसकी क्वांटिटी वगैरह को ज़ाहिर करता है। तो अगर किसी स्टूडेंट को पता ना हो कि ये ज़ाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा, ये एडजेक्टिव बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसके लिए कम अज़ कम इतना ज़रूर उसे याद होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली क्लास को एडजेक्टिव क्लास कहा जाता है।
जैसे दैट, विच, हु, होम, हुज। जैसे कि अभी आपने इससे पहले ए पार्ट में रिलेटिव प्रोनाउंस की खाली जगह देखी है, पूर्व की है, तो इसमें भी आपने देखा कि यही रिलेटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल हो रहे थे। मिसाल भी उन्होंने दी है, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, यानी वो छतरी जो एक टूटा हुआ दस्ता रखती है मेरी है, यानी टूटा हुआ दस्ता रखती है। तो ये किसकी सिफत हुई? अम्ब्रेला की, छतरी की। तो इसलिए विच से स्टार्ट होकर अम्ब्रेला की सिफत बनने वाली ये क्लास एडजेक्टिव क्लास कहलाई। नेक्स्ट पेज पर देखिए 124 पेज, पिक आउट द एडजेक्टिव क्लास इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास यानी कलाम तौसीफ़ी ढूंढिए। तो इसमें देखिए सेंटेंस नंबर 1 में हु एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स, ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि हु से शुरू हुई, और बाकी जो हिस्सा रह गया है वो मेन क्लास है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2 में देखिए हु लिव इन ग्लास हाउसेस। तो इसमें हु लिव इन ग्लास हाउसेस में हु से स्टार्ट होने वाली क्लास एडजेक्टिव क्लास है, जबकि बाकी जो हिस्सा है वो वाली क्लास मेन क्लास कहलाएगी। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए दैट हैव बीन रिकमेंडेड, ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि दैट प्रोनाउन से शुरू हो रही है और दैट इधर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया है। बाकी द बुक्स आर ऑल आउट ऑफ स्टॉक, ये मेन क्लास है। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए द क्वेश्चन दैट शी पोज्ड, ये वाली क्लास दैट शी पोज्ड ये एडजेक्टिव क्लास है। क्योंकि इसने क्वेश्चन के माना में तरमीम की है, मॉडिफिकेशन की है। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए एवरीवन के बाद हु हैज़ बीन इनवाइटेड, ये एडजेक्टिव क्लास है क्योंकि एवरीवन की पूरी तशखीस इसने कर दी है, नहीं कौन सा हर कोई हु हैज़ बीन इनवाइटेड, जिसे दावत दी गई है, इज़ प्रेजेंट हाजिर है। तो इसमें हु हैज़ बीन इनवाइटेड एडजेक्टिव क्लास हुई। सी पार्ट में देखिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस एडजेक्टिव क्लासेस बाय एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव फ्रेजेस। एडजेक्टिव क्लासेस दी हुई हैं सी पार्ट में, तो पूछा गया है कि इन्हें या तो एडजेक्टिव्स में ही बदल दें, अगर एडजेक्टिव्स में नहीं बदलना तो एडजेक्टिव फ्रेजेस में बदल दें। तो दोनों तरह इख्तियार है, आप दोनों तरह कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 1 में अगर देखिए ही इज़ अ पर्सन हु कंसिडर्स द इंटरेस्ट्स ऑफ अदर पीपल, इसको हु ख़त्म करके जेरंड लगाकर पी इसकी सिफत बनाई जा सकती है। तो ऐसी सूरत में ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। दूसरी सूरत इसकी ये है कि ही इज़ अ कंसिडरेट पर्सन, ऐसे कहने से भी, बाकी जुमला छोड़ देने से ये एडजेक्टिव बन जाएगा ही इज़ अ कंसिडरेट पर्सन, ये भी ठीक है। ही इज़ अ पर्सन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर पीपल, ये फ्रेज के तौर पर ये भी ठीक है। विच इज़ द रोड दैट लीड्स मोस्ट क्विकली टू द स्टेशन। इसमें पूछा गया है सड़क सबसे ज़्यादा, तो इसमें अगर तो एडजेक्टिव के तौर पर लेना है तो विच इज़ द शॉर्टेस्ट रोड कहने से ही बात बन जाएगी। अगर फ्रेज के एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर लाना है तो फिर होगा विच इज़ द रोड लीडिंग मोस्ट क्विकली टू दिस स्टेशन। इन दोनों सूरतों में इसका जवाब दिया जा सकता है। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए द एक्सप्लेनेशन ही गेव वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, इसमें द एक्सप्लेनेशन गिवन
द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम, ऐसा करने से भी ये फ्रेज़ की शक्ल में हाल किया जा सकता है। द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिम वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, या दूसरी सूरत में द एक्सप्लेनेशन बीइंग गिवन वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री भी किया जा सकता है। दोनों जवाब इसके दुरुस्त हैं। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर आवर फोर फादर्स लैंडेड। इसके भी दो जवाब हैं, दोनों ठीक हैं। दिस इज़ द प्लेस लैंडेड बाय आवर फोर फादर्स। दूसरा इसका जवाब ये दिया जा सकता है, दिस इज़ आवर नेटिव प्लेस। दिस इज़ आवर नेटिव प्लेस, यानी ये हमारी आबाई जगह है। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए, द रीज़न वाई ही फेल्ड इज़ ऑब्वियस। वजह कि वो क्यों फेल हुआ, नाकाम हुआ, वाज़ेह है, ऑब्वियस वाज़ेह है। इसमें द रीज़न ऑफ हिज फेलियर इज़ ऑब्वियस करने से ये हल हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेकंड कंडीशनल। ये सेंटेंसेस की एक किस्म है सेकंड कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस की दूसरी किस्म है। तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी बनावट, इसको जुमला कैसे बनाया जाता है, उन्होंने ये एक टेबल की शक्ल में आपको दिखाया है कि इफ़ वाले हिस्से में, इससे पहले एग्जांपल देखें, व्हाट वुड यू डू इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स। इफ़ देयर वर नो मोर बुक्स, ये इफ़ वाली क्लास है, और व्हाट वुड यू डू ये मेन क्लास है। अगरचे इस वाले जुमले में आई है लेकिन मेन क्लास ही होती है। तो इसमें देखिए इफ़ वाले हिस्से में सेकंड फॉर्म का आना ज़रूरी है, यानी सिंपल पास्ट में आई हुई है, और दूसरी क्लास मेन क्लास जिसे कहा जाता है, जो सवालिया जुमले की वजह से शुरू में आई है, उसमें वर्ड, शुड, कुड, माइट वगैरह जैसे मॉडल वर्ब्स के बाद पहली फॉर्म लगाई जाती है, और उस पहली फॉर्म से पहले किसी किस्म का कोई इन्फिनेटिव निशान टू का नहीं आता। वैसे ही पहली फॉर्म रहती, उसको इन्फिनेटिव तो कहते हैं लेकिन टू के बगैर लाया जाता है, बेयर इन्फिनेटिव भी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट एक प्रैक्टिस दी गई है डी पार्ट में। नेक्स्ट पेज है 125। पुट इन द करेक्ट सेकंड कंडीशनल वर्ब फॉर्म, यानी खाली जगह में क्या करना है, सेकंड कंडीशनल वर्ब की फॉर्म लगाना है, दुरुस्त करना है। इफ़ वाले हिस्से में आपको बताया गया कि पास्ट, सिंपल पास्ट इस्तेमाल किया जाता है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरे हिस्से में इफ़ के बगैर वाले हिस्से में, बगैर वाले हिस्से में वुड, शुड, कुड मॉडल वर्ब्स के साथ पहली फॉर्म लगाई जाती है। सेंटेंस नंबर 1, इफ़ ही, और ये भी याद रखिए कि इसमें इफ़ जब लग जाए इस क्लास में शुरू में, तो फिर उसके बाद हर किस्म के सब्जेक्ट के साथ वार आता है, और इफ़ को सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। ये वर्ब का एक मूड होता है, हालत होती है कि जिसमें वर्ब सेम हो जाता है सबकी। तो इसमें इफ़ ही वाज नहीं लगाया जाएगा, बल्कि इफ़ ही वर यंगर, ही वुड ट्रैवल मोर। इफ़ ही वर यंगर, ही वुड ट्रैवल मोर। आपने देखा कि पहले हिस्से में सिंपल पास्ट इस्तेमाल हुआ दूसरी फॉर्म के साथ, और दूसरे हिस्से में वुड और पहली फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, इफ़ शी, इसके साथ वर आएगा क्योंकि नॉट बी दिया हुआ है, उसके मुताबिक इसे दुरुस्त करना होता है। इफ़ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट, शी वुड बी प्रोमोटेड। इधर कुड भी लाया जा सकता है, वुड भी लाया जा सकता है, दोनों सूरतों में लचक है। इफ़ शी वर नॉट ऑलवेज सो लेट, शी वुड बी प्रोमोटेड।
सेंटेंस नंबर 3 में देखिए इफ़ आई के साथ वाज नहीं बल्कि वर आए, क्योंकि इफ़ की डिमांड ये है कि सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब आए, लेकिन चूंकि इधर बी की शक्ल नहीं दी गई, इसमें वाज वार का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। स्पीक फॉर्म दी गई है, आप इसके मुताबिक लाना है। इफ़ ही स्पीक की दूसरी फॉर्म लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा आगे आपको पहले बताया गया था। इफ़ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई वुड हैव अ गुड जॉब। इसमें आपने देखा कि इफ़ आई स्पोक पास्ट इंडेफिनिट टेंस दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई और दूसरे हिस्से में आई वुड हैव अ गुड जॉब यानी वुड और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए इफ़ शी पास की दूसरी फॉर्म लगाएंगे पास्ड। इफ़ शी पास द एग्ज़ाम शी वुड बी एबल टू एंटर यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, शी कुड बी एबल टू एंटर यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। अगर वो इम्तहान पास करती तो वो यूनिवर्सिटी में जामिया में दाखिल हो सकती थी, तो इसलिए शी कुड बी एबल टू एंटर यूनिवर्सिटी भी आ सकता है। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए वो ये इफ़ वाला हिस्सा नहीं है, तो इसमें वुड शुड वाला हिस्सा है पहले लाया गया है और इफ़ वाला हिस्सा बाद में लाया गया है। इसका ख्याल रखते हुए पुर करना है। वी वुड बाय अ हाउस इफ़ वी डिसाइडेड टू स्टे हेयर। नेक्स्ट है ई पार्ट, फॉर्म क्वेश्चंस इन पैसिव वॉइस। सवाली जुमले बनाएं पैसिव वॉइस में, मजहूल फेल के तौर पर बनाइए। एक एग्जांपल उन्होंने दी है कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अमेरिका इज़, तो इसको तरतीब देकर सवाली जुमला बनाना है। इज़ कॉफ़ी ग्रोन इन साउथ अमेरिका। इसी तर्ज पर इन सेंटेंसेस को हल कीजिए। सेंटेंस नंबर 1, वर द थीव्स कॉट। आखिर पर सवाली निशान लगा दिया जाएगा, तो ये सवाली जुमला बनेगा वर द थीव्स कॉट, एंड पर सवाली निशान। सेंटेंस नंबर 2, विल माई अपॉलॉजी जाए, विल माई अपॉलॉजी बी एक्सेप्टेड, आखिर पर सवाली निशान आएगा। सेंटेंस नंबर 3 में देखिए विल द वर्कर्स बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। विल द वर्कर्स बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर्स। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए was the accident seen by the police yesterday। was the accident seen by the police yesterday, आखिर पर सवाल निशान आएगा। सेंटेंस नंबर 5 में देखिए where was the first underground railway opened, आखिर पर सवाल निशान आएगा। The end of this lecture। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।